हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। आ गया हूँ मैं वो वीडियो लेकर जिसका आपको इंतज़ार था, और वो वीडियो जो मैंने डिलीट कर दी थी। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी वो वीडियो डिलीट करने के लिए। उसका रीज़न ये था, एक तो सारे ही कमेंट में ज्ञानी थे, जो इनको लग रहा था कि मेरे सारे आंसर्स गलत हैं, उनके सारे ठीक हैं, क्योंकि वो पेपर में लिख के आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनके सारे आंसर गलत थे, बट उनके भी सारे ठीक नहीं थे। बट मुझे वो मज़ा नहीं आया था, क्योंकि मुझे लगा कमेंट पढ़ के कि कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स पे सवाल उठ रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर एग्री करता हूँ, मैंने ऊपर ऊपर से देख के मुझे जो समझ आया मैंने वो मार्क कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज मुझे इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी के साथ मुझे बहुत डिटेल में जाके आंसर्स मार्क करने चाहिए थे। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैंने 2-3 दिन आराम से ध्यान से चीज़ों को देखा, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने जो भी मेरे आंसर्स मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है बेस्ट हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, जहाँ सिर्फ आईसीआई बता सकता है, वो भी आपको बता रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में ये अंतर रहेगा कि पिछली बार मैंने सच में ऊपर से देख देख के जो लॉ थे समराइज वे में पढ़ के और उसको पेपर दे दिया था, और आपको आंसर्स बता दिए थे। जबकि अभी मैंने इसको ये देखा कि इस बार का पेपर उस तरीके से सॉल्व करना मुश्किल था। हालांकि पिछले अटैम्प्ट्स में ऐसा हो जाता था तो मैंने कर दिया था, बट इस अटैम्प्ट का पेपर सच में थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसीलिए मुझे डिटेल में पढ़ के अच्छे से बुक्स के साथ बुक लेके बैठना पड़ा, और फिर मैंने आंसर्स देखे हैं। तो भाई, जो भी आंसर मैं बताने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। अगर एक का दुक्का गलत हो गया तो वो ठीक है, आईसीआई का होगा, और थोड़ा बहुत तो सबका जजमेंट गलत रहता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कोई और वीडियो है या नहीं है, और मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, कि कोई डालता तो नहीं है, पिछली बार भी नहीं डालती, पिछले अटेम्प्ट में भी सबसे पहले मैंने ही डाली थी 6D के सॉल्यूशंस की। तो इसलिए शायद से इस बार भी एक्सपेक्टेड था, तो स्टार्टिंग में मैंने ऊपर ऊपर से देख के डाल दिया। बट जो ये अब मैं डालने जा रहा हूँ, ये इसके हिसाब से मेरे हिसाब से यही आंसर है। बाकी जैसा रहेगा आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं, और हेल्दी डिस्कशन करना, फालतू की बकवास प्लीज़ मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, 5th क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको एमसी को आंसर बता दूंगा। किसी भी बच्चे को अगर डिटेल्ड वाले के डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के भी आंसर चाहिए होंगे तो मुझे वो पिंग कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं उसके साथ वो सॉल्यूशन मैंने पेज नंबर के साथ लिखे हुए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू जान लो, बहुत फायदेमंद है, उसी से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो 5.1 जो है हमारा क्या कहता है मैं आपको बता दूँ। 5.1 हमसे ये कहता है, 5.1 का आंसर क्या है। 5.1 का आंसर ये है कि अगर 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 चलो 5.1 का आंसर छोड़ो, 5.1 का आंसर क्या है। 5.1 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर 5.1 का आंसर जो है हमारा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेटेड एज कॉमन एरिया। इनमें से किसको कॉमन एरिया नहीं माना जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हमारा जो है, इसका आंसर हमारा जो होगा, इसका आंसर जो हमारा होगा, इसका आंसर हमारा होगा एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल वॉल्स। अगर आप जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एरिया जो कवर्ड होती है इंटर वॉल्स में, ये हमारा कॉमन एरिया के अंदर नहीं आएगा, और यहाँ पर हमारा जो है इसको माना नहीं जाएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो इसका सी आंसर है, जो लिविंग रूम से अटैच है, बालकनी जो लिविंग रूम से अटैच होती है, मेरे ख्याल से एक तरीके से इसका आंसर ये भी हो सकता था। बट अगर आप बुक में जाके देखते हैं तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। तो मेरे हिसाब से आईसीआई आपको डी पे ही मार्क्स देगा, सी पे मार्क्स नहीं देगा। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये आपको सी ऑप्शन दिया था। तो पहले का 5.1 का आंसर इस डी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई आंसर नहीं होगा। इसके बाद दूसरा, ये तो मैंने 1000 बार आपसे खुद ही पूछा हुआ है कि कब तक, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आफ्टर रिसीट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, व्हेन कैन एन अलॉटी टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ द फ्लैट। तो मैं आपको बता दूं 2 महीने के अंदर अंदर आपको फिजिकल पोजीशन लेनी होती है। इसके बारे में तो मैंने ही कितनी बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रेरा के तहत व्हेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन कनेक्शन विद द इंश्योरेंस शैल बी हैंडेड ओवर टू द प्रमोटर बाय द प्रमोटर टू द अलॉटीज। मतलब जो इंश्योरेंस लेता है प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ अलॉटीज, तो वो कब उसके डॉक्यूमेंट्स कब हैंड ओवर करने होते हैं। तो जब, अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी जब बन जाता है तब आपको वो हैंड ओवर करना होता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा। ऑन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर जो है हैंडओवर कर देगा किसको, अलॉटीज को। इसके बाद 5.4 आता है। 5.4 हमसे ये कहता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ बाय एन ऑर्डर डिक्लेयर्ड मोरेटोरियम पीरियड फॉर एसजीएल। जब मोरेटोरियम पीरियड चलता है तो आपके केसेस वगैरह सारे रुक जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, कोई भी सरफाइसी का एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, डी था। इसका आंसर हमारा डी था। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत इसके एमसीक्यूज़ में मेरे को तो लगता है आपको हुई होगी। इसके बाद अगला पॉइंट 5.5 जो हमारे पास आता है वो ये कहता है कि एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया जो भी रेजोल्यूशन प्लान था। तो आप बताओ किस तरीके से हमारा जाएगा। तो इसका तो आंसर मैं अभी भी पहले भी मैंने आपको बताया था, और यही आंसर इसका है, D3 और D2। इसमें ना कुछ
कुछ चीज़ें मिसिंग है इस वाले में, तो मुझे नहीं लगता ICAI से गलती हुई है, शायद से मिस हो गया D1 वाला पार्ट। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसका आंसर अभी भी D3 और D2 ही है, क्योंकि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन 12 मंथ का और वो हमारा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन्होंने अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर लिया था उन्हें इक्वली बढ़ता है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकली D3 या D2 है, और कोई ऑप्शन में D3 और D2 साथ में नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका आंसर D होगा। किसी और ने कुछ और लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये था 5th MCQ। आते हैं 4th पे। 4th के केस स्टडी में मैं आपको एक बात बता दूं, 4th का केस स्टडी एक भाई ने मुझे बहुत बार कमेंट करके बोला कि मई 19 में सेम क्वेश्चन आए थे। हाँ जी भाई, आए थे मई 19 में सेम क्वेश्चन, और उसके सजेस्टेड आंसर्स भी हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर आपने आंसर लिखे हैं तो मेरे ख्याल से मार्क्स मिल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सजेस्टेड आंसर जो थे उसके हिसाब से पूरे मार्क्स मिल जाए। बट हाँ, मोर और लेस आपका 99% चांस है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जिनको भी ये पता था कि मई 19 से सेम आया है तो उनको एक एज मिल गया 4th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेरा, कलेक्शन जो करी गई है डेकोरेट इंटीरियर्स के द्वारा इंटीरियर वर्क के लिए, मॉड्यूलर किचन के लिए, क्या वो सही है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा डेकोरेट इंटीरियर्स है उसके ऊपर रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। एज पर द रेरा प्रोविजंस 500 से ज़्यादा घर और जो वाला होना चाहिए वो वाले कंडीशंस को पूरा होना चाहिए, 500 स्क्वायर मीटर वाला, ठीक है। तो वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर रेरा एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पर इनके ऊपर ये कंडीशन नहीं थी तो वो एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए इसका आंसर सी है, मे बी अप्रोप्रिएट सिंस प्रोविजंस ऑफ रेरा जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है 4.2। 4.2 हमसे कहता है कि नाम्बियर इवेल्युएट द व्यू ऑफ द नाम्बियर कंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में अगर आप मई 19 का सोल्यूशन देखते हो ना, तो उसमें यहाँ लिखा हुआ था कि जब तक फिजिकल पोजेशन नहीं होता तब तक जो होता है प्रमोटर पैसे देगा। लेकिन अगर मई 19 का, बट अगर मैं बुक में आपको बताऊं तो बुक में अगर आप जाके वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पैराग्राफ पढ़ोगे कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर अगर आप जाते हो क्वेश्चन में तो उन्होंने अग्रीमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं कि अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, और यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इस कंडीशन पे मैं इस लॉजिक के बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि इसका आंसर बी हो सकता है। बट यहाँ पर मई 19 में भी बी ICAI ने बी आंसर दिया था, बट यहाँ पर जो है इसका आंसर सी भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि बुक में अगर आप देखते हो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सी बन रहा है, बट क्योंकि ऊपर अग्रीमेंट के बारे में डिस्क्लोजर है, उसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर बी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा चांसेस है कि ICAI अपने पुराने आंसर्स के हिसाब से जाएगा और आपका आंसर बी ही ठीक होगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे कहता है कि सेक्शन नंबर 12A के हिसाब से अगर कौन सी एंटिटीज ऑब्लिगेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। अगर इंटरमीडिएट ने हेल्प करी है कि करेंसी को कन्वर्ट करवाने के लिए और वो लेस देन 100 लाख है, तो इसके मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है हमारा मामला कहता है लायबल होगा कमीशन ऑफेंस के लिए, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप यहाँ पर ए मार्क कर सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी वो मेरे को एम्बिग्युइटी लग रही है कि इसका आंसर कुछ गड़बड़ होगा। आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ बताइएगा। सो ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी ए। उसके बाद 4.5 हमसे ये कहता है कि अनन्या ने क्या किया, ज्वेलरी खरीदी 15 लाख रुपए की और वो पामला के तहत ग्रीन चैनल के थ्रू ले आई, तो क्या पामला में ऑफेंस है? अगर आप मई 19 का आंसर देखते हैं तो ICAI ने इसका आंसर दिया है नो, ये ऑफेंस नहीं है पामला के तहत। बट कुछ बच्चों ने इसका आंसर जो है वो ए भी लिखा है, क्योंकि कस्टम एक्ट के हिसाब से अगर इवेजन ऑफ ड्यूटी है वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप शेड्यूल्स में जाते हो तो कस्टम वाला आपको पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है इवेजन ऑफ ड्यूटी, तो उसका आंसर ए भी लिखा है। तो यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी कहूँगा मैं। तो लेकिन ICAI का मई 19 का पेपर के हिसाब से अगर ICAI उसको चूज करता है तो उसने उसका आंसर बी लिखा है, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। बट देखते हैं ICAI अपना आंसर बदल सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि ICAI ने आज तक बदले नहीं हैं। तो मैंने 4th भी आपको बता दिया, 4th हालांकि काफ़ी कम बच्चों ने किया था। इसके बाद आते हैं 3rd पे। 3rd MCQ के आंसर्स बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से। 3rd में बोला गया कि इवैल्यूएट करो और आइडेंटिफाई करो कि क्या बेनामी ट्रांजैक्शन है PBTA के हिसाब से ऊपर वाले पार्ट में। तो ये मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये है। पहले मैंने इसका आंसर ये बताया था, नहीं इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, क्योंकि परचेज करी गई प्रॉपर्टी शाश्वत ने अपने नाम पे, तो उसका फ्रेंड के मतलब शाश्वत ने खरीदी है, लेकिन किसके नाम पे? फ्रेंड के नाम पे। तो आज ही मैंने PBTA की जो है वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो फ्रेंड होगा वो बेनामीदार होगा, शाश्वत जो होगा बेनिफिशियल ओनर होगा, क्योंकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और पैसे किसी और ने दिए होते हैं उसे बेनामीदार कहा जाता है, जिसको हम प्रॉक्सी भी कहते हैं। और जिसने पैसे दिए होते हैं, जिसके पास बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनर। तो शाश्वत विल बी द बेनिफिशियल ओनर, तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि लेटेस्ट डेट क्या होगी अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के केस में क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस से हमारा देखा जाता है। तो डेट ऑफ इनवॉइस से अगर आप पीरियड कैलकुलेट करोगे तो आपका 5 अप्रैल 2021 आएगा। 5 अप्रैल 9 मंथ जो होते हैं वो हमारे 5 अप्रैल पे कंप्लीट होते हैं, तो इसका आंसर तो ए है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि इमोल प्रॉपर्टी जो परचेज करी थी शाश्वत ने नोएडा में इन द जॉइंट नेम हिमसेल्फ और वाइफ के नाम पे, क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने पैसे जो पे किए
किए थे मैं आपको बता दूं, उसने पैसे पे किए थे इस अकाउंट डेबिट एंट्री से, तो इसका आंसर ए है। बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ज्वाइंटली भी अगर परचेज करिए तो भी हमारा वैलिड ही माना जाएगा, तो इसका आंसर कुछ बच्चों ने बी भी लिखा होगा, ठीक है। तो ए और बी में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप देखते हैं आईसीआई क्या आंसर देता है, बट ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, मेरे हिसाब से बी भी ठीक है, क्योंकि आज ही बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, वहाँ पर भी लिखा हुआ है जॉइंटली वाला। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि व्हेन इवैल्यूएटिंग द करेक्टर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इंटेंशन ऑफ द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द मनी टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफाइंग इट अ बेनामी ट्रांजैक्शन नॉट, कौन सा क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करता। तो 3.4 वाला पॉइंट जो है मैंने आज जो वीडियो डाली है पीबीडीए की, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि एक आपको स्टडी मैट के अंदर ही दिख जाएंगे ये चारों पॉइंट्स, जहाँ पर ये तीन चीज़ आपको दिख रही होगी, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, तो इसका आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि क्या क्राइटेरिया नहीं है, इसका आंसर डी है। और सेम आपका केस लॉ भी है, केस लॉ भी है जहाँ पर ये वाली चीज़ मेंशन है। केस लॉ भी अगर आप देखोगे तो केस लॉ में 6 पॉइंट्स थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो जरूर पढ़ के जाना। केस लॉ की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो पहले मैंने अपलोड करी थी, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ये है, तो इसका आंसर मेरा हिसाब से डी हो जाएगा। यस, मैं मानता हूँ कि पिछली वीडियो में बहुत सारे आंसर्स मैंने अलग बताए थे, क्योंकि वही रीज़न है, डिटेल्ड में अब देखा, बुक खोल के साथ में देखा, पूरी चीज़ें मैं आपके साथ बता रहा हूँ। उसके बाद 3.5 assuming the Shashwat purchased the shares in the name of wife out of the sale proceed of the immovable property purchased by the Shashwat in Patna and not held by his jointly with his mother, whether it will be treated as benami property। तो ये तो बहुत सब बार एमसीक्यू में पूछा गया है, इसका आंसर हमारा पार्शियली यस और पार्शियली नो होगा, तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड। इसके बाद आते हैं सेकंड पे। हाँ जी, तो सेकंड क्या है, सेकंड का 2.1 देखते हैं फटाफट से। 2.1 कहता है एज्यूमिंग द एलिगेशंस ऑफ एसएनएन अगेंस्ट द पांडु आर अपहेल्ड, पोटेंशियल पेनल्टी बता दो, तो पेनल्टी मैं आपको बता दूं इसका 1 to 5 years रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 1 करोड़, ये पेनल्टी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है, इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 2.2 क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एसीएस रिगार्डिंग द इन्वोकेशन ऑफ आईबीसी 2016 बाय, हाँ अब मैंने जब इसको अच्छे से पढ़ा तो मुझे पता चला इसका आंसर ए है। एसीएस जो होगा वो कॉर्पोरेट डेटर माना जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पहले मैंने आपको ऑपरेशनल डेट बता दिया था, बट इसका आंसर ऑपरेशनल डेट नहीं माना जाएगा। एसीएस जो होता है वो कॉर्पोरेट डेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, इसका आंसर हमारा ए रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है पांडु जो है वांटेड टू फ्री टैबलेट फ्रॉम द एवरी स्टूडेंट हु अंडरगोज द कोर्स ऑफ एसीएस एंड वांटेड टू एंश्योर द एलएमएस प्लेटफॉर्म ओनली ऑन द टैबलेट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एंड कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू द वेब एंड एसीएस रिफ्यूज टू प्रोवाइड द एलएमएस विदाउट द टैबलेट। अगर टैबलेट नहीं लोगे तो एलएमएस नहीं मिलेगा, तो ये एक टाई इन एग्रीमेंट है, मतलब एक प्रोडक्ट लोगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये अब टाई इन एग्रीमेंट है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट। अगर आप जाते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स पॉइंट्स गिवन है, तो वहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था जब कॉम्पिटिशन एक्ट की वीडियो डाली थी। दोबारा डालूंगा नए उसके साथ मटेरियल के साथ, क्योंकि दोबारा रिवीजन वीडियोज आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और दोबारा से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं। इसके बाद डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्या इनमें से एडवांटेज नहीं है, क्या एडवांटेज नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का। तो कंपटीशन चैप्टर में जब आप जाओगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ वहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको नहीं दिखेगा, बाकी सारी चीज़ दिखेंगी। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, कॉस्ट कम करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सब दिखेगा, लेकिन आपको बी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि नॉट पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद कहता है क्या 700 और 400 रुपये जो है एसीएस ने जो चार्ज करे वो प्रीडेटरी प्राइसिंग है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कॉस्ट से कम, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, केस स्टडी पढ़ते हो, तो वहाँ आपको दिखेगा कि कॉस्ट जो होती है वो उससे कम नहीं किया गया है प्राइस। तो अगर कॉस्ट से कम नहीं किया गया तो इसका आंसर ए आएगा, नो, बिकॉज द प्राइस जो चार्ज किया गया वो कॉस्ट से कम नहीं है, तो इसका आंसर ए है। और ये शायद से केस स्टडी डाइजेस्ट में भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो ये हो गया सेकेंड। आ जाओ फर्स्ट पे। फर्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, फर्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, उसके एमसीक्यूज क्या कहते हैं। आओ सबसे पहले इसके अंदर कहता है क्या लक्ष्मी आईसीसी फॉर इनकरिंग एक्सपेंसेस जर्मनी कर सकती है। यस कर सकती है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन पढ़ते हो तो वहाँ साफ साफ लिखा होगा कि शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। अगर $2.5 लाख से ऊपर करोगे तभी आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो $2.5 लाख से ऊपर खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है यस, आईसीसी कैन बी यूज विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर तो ठीक है, सी है। इसके बाद अगला आता है इज द पेमेंट मैकेनिज्म यूज बाय द आनंद फॉर एक्वायरिंग द विला इज अकॉर्डिंग टू बीमा, नहीं, क्योंकि उसने जो है ट्रैवलर चेक से पेमेंट करी थी, जो कि नहीं अलाउड है, तो इसका आंसर ए रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एज्यूमिंग आनंद मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सरफाइसी का मैंने आपको 1000 बार इसका एमसीक्यू मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको पता होगा। 15 डेज़ के अंदर अंदर वो रो सकता है कि भाई मैं परेशान हूँ, आपकी बात से दुखी हूँ, इसलिए वो जो है अपनी बता सकता है, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो 15 डेज विल बी द आंसर, ओके। इसके बाद 1.4 क्या कहता है इन व्यू ऑफ द इन्वोकिंग द सरफाइसी एक्ट एज गिवन इन द केस स्टडी कैन एसबीआई इन्वोक द प्रोविजन ऑफ सरफाइसी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय द आनंद फॉर अनदर लोन टेकन ऑन द पास्ट और करिंग एग्रीकल्चर लैंड इन दिस। तो क्या एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल होता है? सबसे पहली बात, या एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो सरफाइसी एक्ट के परव्यू से ही बाहर होता है, तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन गिवन द केस व्हाट वुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वुड दैट वुड एंटाइटल द बैंक टू इशू नोटिस अंडर सरफासी एक्ट। तो मैं आपको बता दूं, इन सम केसेस अगर आप देखते हैं तो ICAI ने बुक में 25% मेंशन किया गया है, बट अगर मैं आप गूगल पे जाके अभी लिखते हैं और एक्ट को देखते हैं तो वहाँ चेंज करके 20% कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा। लेकिन ICAI ने अपनी बुक में चेंज नहीं किया था, तो लेट्स सी ICAI आपको उसका एडवांटेज देता है या नहीं देता। लेकिन केस स्टडी डाइजेस्ट में उन्होंने 20% कर दिया था और मुझे लगता नहीं है कि ICAI एडवांटेज देगा, बट देना चाहिए। तो वो तो अब वक्त बताएगा कि ICAI आपको एडवांटेज देगा या नहीं देगा, बट इसका करेक्ट आंसर ए है। सो ये थी आपके सारे के सारे MCQs। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल और आप सबको यहाँ पर जो है हेल्पफुल रहेगा। ओके, बाय, शब खैर ऑल।